तो आज हमारी चर्चा का विषय है थॉमस हॉब्स। हॉब्स का राजनीतिक दर्शन। हॉब्स 16वीं 17वीं शताब्दी का अंग्रेज दार्शनिक है, अंग्रेज राजनीतिक विचारक है और जिसको राजनीतिक चिंतन के इतिहास में निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है। साथ ही जितने भी संविदावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, जो ये मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और जिसका निर्माण मनुष्यों द्वारा अपनी आवश्यकता से प्रेरित होकर एक समझौते के माध्यम से किया गया है, इन समझौतावादी विचारकों में हॉब्स का स्थान शीर्ष है। वास्तव में अपने संप्रभुता सिद्धांत की पुष्टि के लिए कि निरंकुश संप्रभु क्यों आवश्यक है, इसके लिए उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का सहारा लिया और अपनी विभिन्न रचनाओं में बड़े क्रमिक ढंग से उसकी अभिव्यक्ति की है। तो इससे पहले कि हम उसके सिद्धांतों के विषय में जाने, उसके संप्रभुता संबंधी विचार को जाने, हमें थोड़ा सा उसके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में समझ लेना उपयोगी होगा। इंग्लैंड का दार्शनिक है और 1588 में इसका जन्म हुआ इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में। और जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय स्पेन ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, आर्मेडा का युद्ध चल रहा था, बड़ी भयावह परिस्थितियां थी इंग्लैंड में और यही वजह है कि उनको इंगित करते हुए उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि 1588 में मेरी माता ने 2 जुड़वा संतानों को जन्म दिया, एक मैं और दूसरा भय। यानी भय का वातावरण था उसके जन्म के समय, युद्ध की परिस्थितियां थी। उसका सामना इंग्लैंड के गृह युद्ध से भी हुआ। 1642 से लेकर 1651 तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला। गृह युद्ध के विषय में आप जानते होंगे कि ब्रिटेन का जो गृह युद्ध था वो राजतंत्र समर्थकों और संसद समर्थकों के बीच था। लंबे समय तक चला। कुछ लोग राजा के अधिकारों के समर्थक थे कि राजतंत्र बने रहना चाहिए, जबकि कुछ लोग क्या चाहते थे कि नहीं, राजा की सत्ता समाप्त होनी चाहिए और उसके स्थान पर जनप्रतिनिधियों की संस्था यानी संसद की सत्ता को मान्यता मिलनी चाहिए। बीच में एक समय ऐसा भी आया ब्रिटेन में जब क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्रीय शासन स्थापित हुआ। अल्टीमेटली इस गृह युद्ध में किसको विजय मिली? संसद समर्थकों को विजय मिली। तो इस पूरे घटनाक्रम का, गृह युद्ध की परिस्थितियों का हॉब्स साक्षी भी था और उसका सहभागी भी था। सहभागी कैसे कि इस युद्ध में उसने किसका फेवर किया? राजतंत्र का फेवर किया, राजा का फेवर किया, राजा की शक्तियों का पक्ष लिया। लिहाजा जब गणतंत्रवादियों की पकड़ मजबूत हुई ब्रिटेन की सत्ता पर, तो उस वक्त हॉब्स को भागकर फ्रांस जाना पड़ा, पेरिस जाना पड़ा और पेरिस में जाने पर उसकी मुलाकात बहुत सारे वैज्ञानिकों से, बहुत सारी महान हस्तियों से हुई, जैसे डेस्कार्टिस, गैलीलियो, गैसेंडी। और कहते हैं ना, संगति प्रभावित करती है। हॉब्स के साथ भी ऐसा हुआ। उसके विचारों पर इन हस्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है। पेरिस में अपने प्रवास के दौरान ही उसने तमाम पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को सामने रखा दुनिया के। हालांकि तब, जैसा कि आमतौर पर होता है, उस वक्त उसके विचारों को उतनी मान्यता नहीं मिली, लेकिन 20वीं शताब्दी में जाकर बहुत सारे विचारकों ने उसके
चिंतन के महत्व को स्वीकार किया और नाना तरीके से उसे विश्लेषित करने की कोशिश की। इनमें माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, इन्होंने भी हॉब्स के चिंतन को देखा, जाना, समझा। मार्क्स ने भी समझा और किसी न किसी रूप में अपनी प्रेरणा हॉब्स के चिंतन से ग्रहण की। तो उसने जो रचनाएं लिखी, जो पुस्तकें लिखी, उनकी लिस्ट लंबी है, जैसे डी सिवे, लेवियाथन, डी कॉर्पोरे पॉलिटिको, डी होमिने, एलिमेंट्स ऑफ लॉ और अ डायलॉग ऑन सिविल वॉर। लेकिन इन सारी पुस्तकों में जो सबसे फेमस कृति है वो है लेवियाथन। लेवियाथन में उसके राजनीतिक विचार, खासतौर से निरंकुश सत्ता के विषय में उसने जो विचार दिए हैं वो लेवियाथन में मिलते हैं। लेवियाथन का मतलब होता है दैत्याकार, यानी हॉब्स की दृष्टि में सत्ता कैसी है? दैत्य के समान है। जैसे हम राक्षस को सर्वशक्तिशाली एज्यूम करते हैं कि वो सर्वशक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है, किसी का भी नुकसान कर सकता है, किसी की रक्षा कर सकता है। वही स्थिति शासक की है, सत्ता की है, या उसे वैसा होना चाहिए। इस विचार का प्रतिपादन लेवियाथन में हॉब्स के द्वारा किया गया है। जहां तक उसके चिंतन पर प्रभाव की बात है, तो जैसा मैंने बताया आपको कि गृह युद्ध से उपजी जो परिस्थितियां थी ब्रिटेन में, उन्होंने बहुत गहराई से हॉब्स के चिंतन को प्रभावित किया, क्योंकि गृह युद्ध के वातावरण में इतनी ज्यादा अराजकता का उसे अनुभव हुआ कि उस अराजकता को दूर करने के लिए ही उसने निरंकुश सत्ता को आवश्यक माना। तो सबसे ज्यादा प्रभाव गृह युद्ध की परिस्थितियों का पड़ा है उसके चिंतन पर। वैसे ही जैसे मैकियावेली के चिंतन पर इटली और यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था, गृह युद्ध की परिस्थितियों ने हॉब्स के चिंतन को प्रभावित किया। साथ ही मैकियावेली और गैलीलियो का प्रभाव उसके चिंतन पर है। गैलीलियो मॉडर्न साइंस का जनक माना जाता है और पेरिस में उसकी मुलाकात गैलीलियो से हुई थी। लिहाजा गैलीलियो से उसने विज्ञान के नियमों को जाना था और उन्हीं वैज्ञानिक नियमों के आधार पर अपने सिद्धांतों की, राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या करने की कोशिश की। किसी भी विचारक के विचार को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस अध्ययन पद्धति की जिसको उस विचारक ने अपनाया है। यानी ये जानना जरूरी होता है कि विचारक के जो विचार है वो किस अध्ययन पद्धति को अपनाकर सृजित किए गए हैं। विचारक भी पहले अध्ययन करता है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और तब सिद्धांतीकरण की तरफ आगे बढ़ता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में, विचार निर्माण की, सिद्धांत निर्माण की पूरी प्रक्रिया में कौन सी अध्ययन पद्धति उसने प्रयोग में लाई है, ये जानना जरूरी होता है। जहां तक हॉब्स की बात है, हॉब्स ने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। आगमनात्मक और निगमनात्मक दो पद्धतियां होती हैं। निगमनात्मक पद्धति के अंदर पहले सिद्धांत बना लिया जाता है, उसके बाद उस सिद्धांत की पुष्टि के लिए, उस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए तथ्य जुटाए जाते हैं या तर्क का सहारा लिया जाता है। हॉब्स ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए पहले ही ये निष्कर्ष निकाल लिया कि राज्य कृत्रिम संस्था है, राजनीतिक सत्ता बनाई हुई संस्था है, बनाई हुई सत्ता है। लोगों ने आवश्यकतावश उसका निर्माण किया है। वो प्लेटो और अरस्तु की तरह उसे स्वाभाविक संस्था नहीं मानता। राज्य स्वाभाविक संस्था नहीं है, सत्ता स्वाभाविक नहीं है, बल्कि मैन मेड है, कृत्रिम है।
तो ये निष्कर्ष वो पहले ही निकाल लेता है। उसके बाद उसको पुष्ट करने के लिए कभी तर्क का सहारा लेता है, कभी विज्ञान का सहारा लेता है, कभी इतिहास में उदाहरण ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड दूसरा होता है। यहाँ पर गलती से इंडक्टिव लिख गया है, ये डिडक्टिव मेथड है। निगमनात्मक पद्धति डिडक्टिव मेथड को कहते हैं। साथ ही उसके अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है। किस सेंस में कि उसने विज्ञान के नियमों को राजनीतिक जगत में लागू करने की कोशिश की है। उसकी मानव स्वभाव की व्याख्या खास तौर से विज्ञान के नियमों पर आधारित है। लिहाजा उसकी जो अध्ययन पद्धति है वो भौतिक विज्ञान के नियमों पर, पदार्थ और गति के नियमों पर आधारित। अब हमें देखना है कि संप्रभुता का सिद्धांत किस रूप में विवेचित किया गया है हॉब्स के द्वारा, क्योंकि राजनीतिक चिंतन को ये उसकी सबसे बड़ी देन है। और इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही उसने अपने बाकी विचारों का सृजन किया। तो संप्रभुता का सिद्धांत कोई नया नहीं था। आपने देखा है कि मैकियावेली के चिंतन में वो बीज रूप में दिखाई देता है, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च सत्ता की बात, सर्वोच्च शक्ति की बात मैकियावेली ही सबसे पहले करता है। उसके बाद बोधा ने उसको और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की कोशिश की कि नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ये एक सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी और का कोई बंधन नहीं होता। लेकिन जहां तक बोधा की बात है, बोधा ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया तो, लेकिन उस संप्रभुता पर बहुत सारी मर्यादाएं लगा दी। क्या मर्यादाएं लगाई? उसने कहा कि संप्रभु की सत्ता उच्च जरूर है, लेकिन उस पर धर्म की मर्यादा है, धार्मिक नियमों की मर्यादा है। उसे धर्म का पालन करना होगा, ईश्वरीय नियमों का पालन करना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, संवैधानिक नियमों का पालन करना होगा, और साथ ही लोगों का जो संपत्ति का अधिकार है, संप्रभु उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता। यानी बोधा ने क्या किया? संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, राज्य की सर्वोच्च सत्ता के रूप में उसकी व्याख्या की, लेकिन उस पर बहुत सारी मर्यादाएं लगा दी, बहुत सारी सीमाएं लगा दी, जिसकी वजह से संप्रभु सत्ता सर्वोच्च नहीं रह गई। हॉब्स का क्या योगदान है? हॉब्स ने इन सारी मर्यादाओं से संप्रभु सत्ता को मुक्त कर दिया। उसने स्पष्ट रूप में घोषणा की कि संप्रभु सत्ता निरंकुश है, यानी उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, वो असीमित है। वो खुद आदेश देता है, लेकिन किसी और के आदेश के पालन का अभ्यस्त नहीं है, क्योंकि वो ही कानून को जन्म देता है। इसलिए जिस कानून को वो खुद जन्म देता है, खुद बनाता है, उसके आदेश ही कानून है। ऐसे में उस कानून के अधीन वो नहीं हो सकता। वो औरों के लिए कानून बनाता है, लेकिन खुद अपने द्वारा बनाए गए कानून से वो ऊपर है। वो ईश्वरीय कानूनों से भी ऊपर है, मानवीय कानूनों से भी ऊपर है। इसलिए उसकी सत्ता कैसी है? अमर्यादित है। संप्रभु की विशेषता जब बताई हॉब्स ने, तो क्या कहा कि ये असीमित है और अमर्यादित है। बोधा ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, हॉब्स ने उन प्रतिबंधों से संप्रभु सत्ता को मुक्त कर दिया। इसके अलावा और क्या विशेषता है उस संप्रभु सत्ता की? कि वो ही सभी कानूनों का, यहाँ तक कि
न्याय का भी स्रोत है। न्यायाधीशों को हॉब्स ने क्या कहा? सिंहासन के नीचे के सिंह, यानी उनकी स्थिति राज सिंहासन के नीचे है। हॉब्स ने स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका की परिकल्पना नहीं की जैसी आजकल की जाती है। उसने न्यायपालिका को किसके अधीन बनाया? राज सत्ता के अधीन बनाया। यानी राजा ही, शासक ही न्याय का भी स्रोत है। वो चाहे तो अपनी सत्ता को थोड़ा बहुत प्रत्यायोजित कर सकता है अपने नीचे के अधिकारियों में, न्यायाधीशों में, लेकिन अल्टीमेट निर्णय उसका ही होता है। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इन सारी बातों का निर्धारण कौन करता है? संप्रभु करता है। कोई और इस बात को नहीं निर्धारित करेगा कि समाज के लिए क्या अच्छा है, बल्कि इसके निर्धारण का एकमात्र अधिकार संप्रभु को है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों ने संप्रभु को ये अधिकार दिया है कि वो समाज के विषय में सोचे, समाज की भलाई के लिए कार्य करे, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कार्य करे। सभी अधिकारों का स्रोत भी वही है। जितनी भी संस्थाएं हैं देश में, समाज में, राष्ट्र में, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको अधिकार कौन देता है? संप्रभु देता है। ये बात महत्वपूर्ण थी क्योंकि आधुनिक युग से पहले मध्य युग में चर्च की सत्ता को, धर्म की सत्ता को सर्वोच्च माना जाता था और लोगों को ये निर्देश दिए जाते थे कि वो चर्च के आदेशों को माने, क्योंकि ऐसा करने से ही उनके अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित है। लेकिन हॉब्स इसके उल्टे ये कहता है कि अधिकारों की सृष्टि संप्रभु सत्ता के द्वारा ही होती है। संप्रभु के आगमन से पहले कोई वैधानिक अधिकार लोगों का नहीं होता। क्यों? क्योंकि संप्रभु उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दावा करे, लेकिन जब उसके अधिकारों का उल्लंघन हो तो फिर वो कैसे अधिकारों की प्राप्ति करे? इसके लिए कानून और न्याय व्यवस्था की जरूरत होती है। इसलिए अधिकारों के लिए राज्य का होना, राजनीतिक सत्ता का होना जरूरी माना जाता है। इसी बात को इंगित करते हुए हॉब्स संप्रभु को अधिकारों का स्रोत मानता है और ये कहता है कि राज्य के बिना, संप्रभु की सहमति के बिना, शासक की सहमति के बिना व्यक्ति के किसी अधिकार का न तो दावा हो सकता है और न ही वो अधिकार उसको प्राप्त हो सकते हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। कहने को तो अधिकार हो सकते हैं, लेकिन अधिकारों का मतलब तब होता है जब उनका उल्लंघन होने पर उनकी सुरक्षा की गारंटी मिले, और ये गारंटी राज्य के बिना, शासन के बिना संभव नहीं है। राज्य या शासन अपनी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इसकी गारंटी प्रदान करता है। आप जानते हैं, न्यायपालिका, पुलिस, सेना, ये सब क्या करते हैं? लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। या अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य इन सब का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त हॉब्स ने जिस संप्रभु सत्ता का प्रतिपादन किया, वो संप्रभु सत्ता कैसी है? अविभाजित है, अदेय है, यानी उसका विभाजन कई जगहों पर नहीं हो सकता। शासन करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल समाज में एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास ही हो सकता है। उसे कई गुटों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से अगर सत्ता विभाजित कर दी जाएगी तो उसका जो मूल स्वरूप है, मूल विशेषता है, सर्वोच्च होना,
वो समाप्त हो जाएगा, वो सर्वोच्च नहीं रह जाएगी। इसलिए संप्रभुता कैसी है? निरंकुश होने के साथ साथ वो अदेय और अविभाजित भी है। इसके अतिरिक्त हॉब्स ने जिस संप्रभु का वर्णन किया, निरंकुश संप्रभु का, वो केवल आंतरिक क्षेत्र में ही सर्वोच्च नहीं है, बल्कि विदेश नीति के निर्धारण में भी सर्वोच्च है। तो आज हम जिस संप्रभुता के कंसेप्ट की बात करते हैं कि वो आंतरिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च होती है और बाह्य क्षेत्र में भी सर्वोच्च होती है, उसकी कल्पना या उसका विवेचन हॉब्स के द्वारा अपनी संप्रभुता की धारणा में किया गया। और ये कहा गया कि आंतरिक नीति निर्धारण के साथ साथ, यानी अपने देश के नागरिकों को आदेश देने के साथ साथ, उनके लिए नियम और कानून बनाने के साथ साथ, दूसरे देशों के साथ शांति समझौता करना या युद्ध करना, इसका निर्णय भी संप्रभु के द्वारा ही किया जाता है, किसी और सत्ता के द्वारा नहीं किया जाता। यानी वो आंतरिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च है और विदेश नीति के निर्धारण के क्षेत्र में भी सर्वोच्च है। तो इस तरीके से हॉब्स ने निरंकुश संप्रभु की अन्य विशेषताओं का उल्लेख किया। और ऐसे निरंकुश संप्रभु का प्रतिपादन क्यों किया? क्योंकि गृह युद्ध के समय उसने देखा था कि कैसे ब्रिटेन में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, कैसे वहां के राजा चार्ल्स प्रथम को उस पर अभियोग लगाकर उसे मृत्युदंड दिया जा रहा है, चारों तरफ हाहाकार है, कुछ भी किसी को नहीं सूझ रहा है, अव्यवस्था और अशांति की स्थिति है। ऐसे में उसने सोचा कि अशांति को दूर करने के लिए, अराजकता को दूर करने के लिए एक सशक्त, मजबूत, निरंकुश सत्ता का होना बहुत जरूरी है। लिहाजा उसने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इस निरंकुश संप्रभुता का उदय कैसे होता है या इसकी सत्ता का क्या औचित्य है, इसको बताने के लिए हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इस निरंकुश संप्रभुता की, निरंकुश राज्य सत्ता की, दूसरे शब्दों में राज्य की सत्ता की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनती है, ये राज सत्ता कैसे अस्तित्व में आई। तो वो कहता है समझौते के माध्यम से आई। और ये समझौता कब और किन परिस्थितियों में हुआ, इसको बाकायदा वो व्यवस्थित ढंग से विवेचित करता है। अब यहां पर ये जान लीजिए कि राज्य की उत्पत्ति का जो समझौता सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि हॉब्स ने पहली बार उसे प्रतिपादित किया। उससे पहले प्राचीन यूनान में बहुत से विचारक थे जिन्होंने इस बात को सामने रखा कि राज्य जैसी संस्था आपसी समझौते का फल है। अगर आप भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें, प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखें, तो आप ये पाएंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या महाभारत के शांति पर्व में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उस समय जबकि राज्य नहीं था, तो समाज में, धरती पर कैसी अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति थी, मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली के द्वारा छोटी मछली को खा जाना, शक्तिशाली लोगों के द्वारा निर्बल लोगों का शोषण करना, उन्हें अपने अधीन बनाना, उनके जीवन को महत्व नहीं देना, ये स्थिति प्रचलित थी, जिससे तंग आकर लोग ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने धरती पर उनके लिए राजा बनाकर भेजा मनु को, और उस राजा के साथ प्रजा का समझौता हुआ
कि राजा प्रजा की रक्षा करेगा, उन्हें मत्स्य न्याय से मुक्ति दिलाएगा, उनके जीवन की रक्षा करेगा, और बदले में प्रजा का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने द्वारा उपजाए गए अनाज का 6ठा भाग और पन्य का 10वां भाग राजा को कर के रूप में देगी। तो इस तरह की बातें हुई हैं, यानी समझौता सिद्धांत किसी न किसी रूप में हॉब्स से पहले मौजूद रहा है। लेकिन ये सिद्धांत इतना ज्यादा अव्यवस्थित रहा है, समझौता क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ, समझौते की शर्तें क्या थी, इन सब की विवेचना पुराने सिद्धांतों में नहीं मिलती। पहली बार इसकी विवेचना संविदावादी विचारकों के द्वारा व्यवस्थित ढंग से, क्रमिक ढंग से की गई। इसीलिए इन तीन विचारकों को, हॉब्स, लॉक और रूसो को संविदावादी विचारक कहते हैं। पश्चिमी जगत में संविदा के सिद्धांत का, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का सबसे ज्यादा व्यवस्थित विवेचन इन्हीं विचारकों के विचारों में मिलता। अब समझौता सिद्धांत जब उसने प्रतिपादित किया तो क्या किया? सबसे पहले उसने मानव स्वभाव की व्याख्या की। आपने देखा कि मैकियावेली ने भी अपने चिंतन का प्रारंभ कहां से किया? मानव स्वभाव की व्याख्या से किया। हॉब्स भी क्या मानता है? वो एक मंत्र देता है दुनिया को, लोगों को, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, जिसमें पुनर्जागरण की भावना झलकती है कि मनुष्य ही अल्टीमेटली इस सृष्टि का सबसे प्रमुख तत्व है। तो इस प्रमुख तत्व को जाने बिना, समझे बिना हम अन्य तत्वों की व्याख्या नहीं कर सकते। इसीलिए हॉब्स ने क्या कहा कि किसी भी राजनीतिक चिंतन की शुरुआत, जब हम राजनीतिक विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा कहां से शुरू होनी चाहिए? मनुष्य के स्वभाव से शुरू होनी चाहिए, उसकी व्याख्या से शुरू होनी चाहिए। ये जानना चाहिए कि ये मनुष्य आखिर है क्या चीज, किससे बना है, उसकी क्या क्रियाएं हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या संवेग। अपने इस मूल मंत्र पर चलते हुए हॉब्स डी कॉर्पोरे पॉलिटिको में, जो उसकी प्रारंभिक रचना है, उसमें मानव स्वभाव की व्याख्या करता है। बाद में चलकर इसको विस्तार देता है लेवियाथन में। तो मानव स्वभाव के विषय में उसकी धारणा बहुत कुछ मैकियावेली से मिलती है, यानी निगेटिव धारणा है उसके स्वभाव की। मैकियावेली की तरह वो भी ये मानता है कि मनुष्य आला दर्जे का स्वार्थी प्राणी है, वो आत्म प्रेमी है, अपने आप से बहुत प्रेम है उसे, अपने जीवन की रक्षा के लिए आतुर रहता है। आत्म सुरक्षा का भाव जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके अंदर बना रहता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। इस संसार में, इस दुनिया में जो कुछ उपलब्ध है, हर आदमी उसको प्राप्त करने की बहुत बड़ी आकांक्षा रखता है। और साथ ही मनुष्य शक्ति प्रेमी है, शक्ति से उसे बहुत ज्यादा लगाव है। वो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसे बनाए रखना चाहता है। इसलिए नहीं कि उसमें उसको आनंद का अनुभव होता है,
बल्कि हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य और ज्यादा शक्ति इसलिए बढ़ाना चाहता है ताकि उसकी जो मौजूदा शक्ति है वो बनी रहे। उसे खतरा होता है, उसे डर होता है कि कहीं कोई उसकी शक्ति को ना छीन ले, उसकी संपत्ति को ना छीन ले, उसके जीवन को ना खत्म कर दे। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने अंदर समेटना चाहता है। और शक्ति की ये जो आकांक्षा है, हॉब्स ये कहता है, ये तभी समाप्त होती है जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन भर वो किस जोड़ तोड़ में लगा रहता है? शक्ति प्राप्त करने की जोड़ तोड़ में लगा रहता है, और यश की कामना भी करता है कि इस जीवन में उसे सम्मान मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले। और प्रतिष्ठा के लिए भी वो शक्ति का प्रयोग करता है, शक्ति की चाह रखता है। तो इस तरीके से ये निगेटिव पक्ष मानव स्वभाव के विषय में उसके द्वारा पेश किए गए। मुख्य बात यह है उसकी मानव स्वभाव की धारणा के विषय में कि जहां मैकियावेली का विचार मानव स्वभाव के विषय में केवल अवलोकन पर आधारित है, उसने जैसा अपने समय में अपने देश में, यूरोप के देशों में देखा, उसी के अनुसार वर्णित कर दिया कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा। हॉब्स ने केवल वर्णन नहीं किया कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, गृह युद्ध की परिस्थितियों का प्रभाव उसके चिंतन पर भी पड़ा है। उसने भी देखा था कि लोग स्वार्थवश क्या कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा किस कदर हावी है उन पर, यश की कामना कर रहे हैं, शक्ति की चाह रख रहे हैं, उसने भी देखा था। लेकिन इसकी व्याख्या वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से करता है। आप पहले ही देख चुके हैं कि विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के जो नियम है वो उनको लागू करता है। मानव स्वभाव की व्याख्या के संबंध में भी उसने उन्हीं नियमों को लागू करने की कोशिश की। और इन नियमों के तहत वो क्या मानता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो शरीर प्रकृति की अन्य चीजों की तरह, अन्य तत्वों की तरह एक यंत्र के समान चल रहा है, एक मशीन के समान चल रहा है। जैसे प्रकृति की अन्य वस्तुओं में हम एक गति पाते हैं, गति का नियम आप जानते होंगे कि हर वस्तु गतिशील है। मार्क्स ने क्या कहा था कि एक बालू के कण से लेकर सूर्य का पिंड, ये सब गतिमान है। गति का ये नियम मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है, यानी मनुष्य के अंदर भी गति चलती। कुछ गतियां स्वाभाविक हैं, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, स्नायु तंत्र कार्य कर रहा है, वो अपनी गति से काम कर रहा है। उस पे कई बार हम उस गति को जान पाते हैं, कई बार नहीं भी जान पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन कुछ गतियां मनुष्य की ऐसी होती हैं, हम गतिविधियां कहते हैं। मनुष्य के कार्यों को क्या कहते हैं? गतिविधियां। जो गतिविधियां स्वैच्छिक होती हैं, मनुष्य उनको जानबूझकर करता है। हम कोई भी काम करते हैं तो वो कैसी गति है? स्वैच्छिक गति। हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य जब गतिशील होता है, कोई काम करता है, इस सांसारिक जीवन में जो अन्य पदार्थ हैं, अन्य लोग हैं, अन्य सब भी मशीन है, यंत्र है, उनका निर्माण पदार्थ से हुआ है। कहते हैं ना, शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व शरीर के अंदर है। यानी शरीर का जो ढांचा है वो पदार्थ से निर्मित है और उस पदार्थ में गति है। तो ये मनुष्य जब गति करता है तो उसकी गति किससे प्रभावित होती है? अन्य मनुष्यों या अन्य वस्तुओं की गति से प्रभावित। लिहाजा कुछ चीजों के प्रति, कुछ मनुष्यों के प्रति उसके मन में आकर्षण पैदा होता है और कुछ के प्रति विकर्षण पैदा होता है।
ये आकर्षण और विकर्षण ही उसके अंदर तमाम संवेगों और भावनाओं को जन्म देता है। कई बार हम किसी से प्रभावित होकर उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, तो कई बार किसी की गतिविधियों से हमें घृणा होने लगती है। तो ये जो मनुष्य के स्वभाव के अंदर की चीजें हैं, स्वार्थ, आत्म प्रेम, महत्वाकांक्षा, घृणा, ये सब किससे प्रभावित है? बाह्य वस्तुओं के, बाह्य व्यक्ति, दूसरे व्यक्तियों के प्रभाव का परिणाम। उनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता